बांग्लादेश इंडिया के लिए एक सर दर्द बन चुका है। 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई थी, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के करीब है और भारत से दूर। ये वही बांग्लादेश है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता है और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। भाई ये सपना बाद में देखो, पहले बिजली का बिल भरो। अडानी का $900 मिलियन का बिल है, वो पहले पे करो और फिर बाद में ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ, ठीक है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, मीडिया हाउसेस जलाए जा रहे हैं, ये सब तो आपने देखा ही होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों बढ़ रहा है, इससे फायदा किसे हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो फिर नीचे जियोपॉलिटिक्स स्पैम कर दीजिए। मुझे भी ये देखना है कि कितने लोगों को ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। जियोपॉलिटिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। कई सालों से जो देश हमारा दोस्त हुआ करता था, एक अच्छा पार्टनर हुआ करता था, वो अचानक से ईस्टर्न बॉर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। और ये हुआ है हमारी ही एक बड़ी मिस्टेक की वजह से, और वो मिस्टेक है पानी। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और अगर आप सीधे इस मिस्टेक को समझना चाहते हैं तो ये रहा टाइम स्टैम्प। और इन दी एंड हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे जिससे बांग्लादेश के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एटलीस्ट एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। चलिए इस वीडियो में समझते हैं व्हाई बांग्लादेश हेट्स इंडिया। लास्ट ईयर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि फाइनली पीएम शेख हसीना की करप्ट सरकार बांग्लादेश से आउट है। इसे कई इंडियन यूट्यूबर्स और एजुकेटर्स भी यूथ रेवोल्यूशन कह रहे थे। और तो और कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अभी इंडिया में भी होना चाहिए। लेकिन इसी सो कॉल्ड रेवोल्यूशन का डर्टी पिक्चर ये है। ये ढाका के मीडिया हाउसेस है जिन्हें जलाया जा रहा है। आज बांग्लादेश में ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां एक ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान बनाया जा रहा है। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो भी सारा भारत का लैंड है वो उन्हीं का लैंड था और वो उनके पूर्वजों से छीना गया है। सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो। भाई साहब, ये लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक को काट कर नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से सेपरेट करना चाहते हैं। ये लोग अलग ही डेलुलू में रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का पार्ट बनने में इंटरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट की किसी भी बंदे से पूछो कि क्या बांग्लादेश का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, द आंसर विल बी ऑब्वियस। इवन जो इंसर्जेंट्स हैं वो भी बांग्लादेश नहीं चाहते। लेकिन फिर भी इंटरनेट पर बांग्लादेश का ये प्रोपेगेंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग रैंडम लोग नहीं है। इनफैक्ट अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को एक बुक गिफ्ट किया जहां भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेशी टेरिटरी दिखाया गया था। यानी ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की आइडिया है ये कोई अनऑफिशियल आइडिया वगैरह नहीं है कि रोग एलिमेंट्स है जो इसे फैला रहे हैं। नो, ये सिस्टमैटिकली लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज अ डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल अटैक ऑन इंडिया। और ये एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, म्यांमार में भी फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश म्यांमार के रोहिंग्यास के लिए एक अलग नेशन बनाना चाहता है और इस प्लान में चाइना भी शामिल है, ये आप देख सकते हैं। अचानक से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुए? कुछ टाइम पहले शरीफ ओस्मान हादी नाम के एक सो कॉल्ड यूथ लीडर की हत्या हो गई। इसे किसने मारा पता नहीं, लेकिन सारा ब्लेम इंडिया पर ही जा रहा है। ये इंसान भी ग्रेटर बांग्लादेश को सपोर्ट करता था। When I mention the term Bangladesh, in our mindset, we only think the land of Bangladesh. And we also think we are captured by India. We have no capacity, no capabilities. We are always dependent on the Indian satisfaction. भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, लेकिन वही सेम बांग्लादेश 2024 के बाद भारत के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। क्योंकि जिस बांग्लादेश को हमें थैंक यू कहना चाहिए वही बांग्लादेश हमें वल्चर कह रहा है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करता था, जहां उन्हें पाकिस्तान से आजादी मिली। अब इसी दिन उन्होंने भारत के बारे में ये कहा, ऑन विक्ट्री डे टुमारो वी विल नॉट टेक टू द स्ट्रीट्स फॉर सेलिब्रेशन, we will take to the streets for resistance. In Dhaka and across Bangladesh, we will hold resistance rallies.
अगेंस्ट इंडियन हेजेमनी एंड ऑल एंटी बांग्लादेश कंस्पिरेसीज। उन्होंने इंडिया को इनडायरेक्टली वल्चर्स कहा जो बांग्लादेश को कंट्रोल करते हैं। अरे भाई, अगर इंडिया को बांग्लादेश पर कंट्रोल ही करना होता तो 1971 में बांग्लादेश को आजादी नहीं दिलाते, पाकिस्तान से तोड़कर बांग्लादेश को इंडिया का ही एक स्टेट बना देते। आफ्टर ऑल ये जो बांग्लादेश है वो पहले का ईस्ट बंगाल ही था, राइट? लेकिन तब तो हमने कोई कंट्रोल नहीं जताया, तो अब क्यों जताएंगे? वी हैड द राइट टू क्लेम बांग्लादेशी टेरिटरी। हिस्टोरिकली बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा रहा है और हमारी आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को हराकर ये लैंड वापस जीता था। सो बाय द राइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट बांग्लादेश पर इंडिया अपना हक जता सकता था, लेकिन इंडिया ने वैसा किया नहीं। तो फिर बांग्लादेश के लोग इंडिया के अगेंस्ट इतना रिजेंटमेंट पकड़े हुए क्यों हैं? मतलब कुछ भी। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे पर जो रैली हुई वहां पर इंडिया को तोड़ने की बात हुई। इस लीडर ने कहा कि अगर इंडिया बांग्लादेश के दुश्मनों को शेल्टर देगा तो बांग्लादेश भी नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को बांग्लादेश में शेल्टर देगा। नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। रियलिटी ये है कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। सरकार मोहम्मद यूनुस चला ही नहीं रहे हैं, रोग एलिमेंट चला रहे हैं। वो दंगाई चला रहे हैं जिन्होंने 1 साल पहले पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर किया था। और बांग्लादेश इंडिया पर गुस्सा इसीलिए है क्योंकि हमने उन्हें रेफ्यूज दिया हुआ। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना एक हेलीकॉप्टर में सवार बांग्लादेश छोड़कर इंडिया रवाना हुई और न्यू दिल्ली ने वही किया जो इंडिया हमेशा करता आया है, हमने उन्हें रेफ्यूज दिया। यानी वही किया जो दलाई लामा के साथ भी हमने किया था। हमने हमारे दरवाजे एक गेस्ट के लिए ओपन किए, कोई कंडीशंस नहीं, बस एक रेफ्यूज। और यहीं पर भारत की जेनरोसिटी को बांग्लादेश ने इंटरफियरेंस समझना स्टार्ट किया। बांग्लादेश की नई इंटरिम सरकार चाहती है कि पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश वापस सौंप दिया जाए, मानो कि वो एक क्रिमिनल हो। This is what Bangladesh wants and this is what India is not agreeing to. वैसे तो हम भी चाहते हैं कि विजय माल्या जैसे लोग जो लंदन में छुपे बैठे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं उन्हें यूके हमें सौंप दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यूके के एम्बेसीज पर, उनके हाई कमीशन पर अटैक करने लगे। हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो बांग्लादेश कर ही नहीं रहा। यहाँ ये हाईलाइट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बांग्लादेश के पास्ट पीएम को शेल्टर दे रहा है। 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होने के बाद भी इंडिया ने शेख हसीना को शेल्टर दिया था। और आज बांग्लादेश के लीडर्स कह रहे हैं कि अगर हम शेख हसीना को शेल्टर दे सकते हैं तो वो भी नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट को शेल्टर दे सकते हैं। लेकिन एक एक्स पीएम को शेल्टर देना और सेपरेटिस्ट को शेल्टर देना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये बात जो लीडर समझ नहीं सकता वो लीडर बनने के लायक नहीं है। और इसीलिए इंडियन हाई कमीशन पर ढाका में अटैक हो रहे हैं और ये वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों ने धमकियां दी हैं कि 25 दिसंबर तक चीजें और बिगड़ सकती हैं। अटैकर्स एक बात बार बार दोहरा रहे हैं, We will repay our 1971 debt to India by freeing 7 sisters. 7 sisters will be separated from India. ये शब्द उन्हीं के सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स के हैं, जिन्हें पिछले साल रेवोल्यूशनरी कहने वाले कुछ इंडियन एनालिस्ट और डेमोक्रेसी के रखवाले ही थे। यही वो 2.5 फ्रंट है जिसकी हर बार बात होती रहती है, जो इंडिया के अंदर से इंडिया को खोखला करता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करने की बात बांग्लादेश कह रहा है या फिर पाकिस्तान? क्योंकि बांग्लादेश के लोग तो खुश होने चाहिए, राइट, कि उन्हें आजादी मिली। दुखी तो पाकिस्तान होना चाहिए। जिस डेट को रीपे करने की बात हो रही है, अगर वो पाकिस्तान कहेगा तो एक बार समझ सकते हैं। बांग्लादेश इंडिया से गुस्सा क्यों है, इस सवाल का एक ही सिंपल जवाब है कि आज का बांग्लादेश 1971 के पहले का ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि इससे फायदा किसका होता, और इस सवाल का जवाब ढाका में नहीं है। शेख हसीना की सरकार ने 15 साल के लिए बांग्लादेश पर राज किया। जब उनकी सरकार गिरी तो उन्होंने इतने सालों तक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे वो भी गिरने ही वाले थे। ऐसा ही एक मुद्दा है तीस्ता रिवर का मुद्दा। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत से एक मिस्टेक हुई है। अब उस मिस्टेक के बारे में समझते हैं। ये है तीस्ता नदी। ये नदी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल यानी आज के बांग्लादेश दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2011 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक डील होने वाली थी, जहां 42.5%
पानी इंडिया को, 37.5% पानी बांग्लादेश को और बाकी का सारा पानी रिजर्व में एलोकेटेड होने वाला था। लेकिन इस डील को उस जमाने की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी, तो ये बात पेंडिंग रह गई और आज तक ये बात पेंडिंग है। बांग्लादेश हमेशा आर्ग्यू करता रहता है कि इस पानी पर उसका अधिकार, और डील ना होने की वजह से इंडिया भी अपना हक असर्ट नहीं कर सकता। तो दोनों साइड से प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि 2011 से ये डील पेंडिंग है। कंफ्यूजन कंटिन्यू हो रहा है फॉर नो गुड रीजन। अब तीस्ता नदी पर एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है विच इज कॉल्ड तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तीस्ता वाटर शेयरिंग पर कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं है, तो इसका फायदा हो रहा है तीसरे को, यानी चाइना को। 2021 में जब शेख हसीना की सरकार थी तो बांग्लादेश ने कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंस किया। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नदी बहती है वहां पर चाइना को कंसिडर करना स्टार्ट किया। तब भी शेख हसीना की ही सरकार थी, बट आई फील ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक हो सकता है कि इंडिया से और पानी मांगने के लिए, बेटर डील नेगोशिएट करने के लिए चाइना की एक स्टिक हमारे सामने रख दें कि अगर आप हमें अच्छी डील नहीं दोगे तो फिर हम चाइना के पास भी जा सकते हैं। This could have been a bluff by Sheikh Hasina, which is costing us a lot right now. क्योंकि इससे चाइना को दो बड़े फायदे होते हैं। एक कि वो इंडिया के काफी करीब आ जाता है, और दो कि वो बांग्लादेश को अपने डेट ट्रैप में फंसा सकता है। इन दोनों बातों पर हम थोड़ी देर में आएंगे, पहले बांग्लादेश का चैप्टर क्लोज करते हैं। ये न्यूज जून 2024 की है, जहां शेख हसीना कह रही है कि तीस्ता नदी पर वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किसे दिया जाए, इंडिया को या चाइना को। और ये कॉन्वर्सेशन कंक्लूड होने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई। देख रहा है विनोद कैसे परफेक्ट टाइम पर शेख हसीना को आउट कर दिया गया। इंडिया के दो सबसे बड़े पेन पॉइंट्स, पॉलिटिक्स और डीलेज की वजह से एडवांटेज मिला चाइना को। अगर वेस्ट बंगाल की सरकार ने 2011 में इस डील को रोका ना होता तो शायद आज ये डील 15 साल पुरानी हो चुकी होती। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। टेक्निकली तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट एक बायलैटरल अरेंजमेंट होनी चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इसमें किसी भी तीसरे को शामिल करना यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गारंटी है, लेकिन फिर भी आज चाइना बीच में आ रहा है और ये पूरी मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिक्स की है। नहीं तो 2011 से आज तक ये डील पेंडिंग रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये बात सिर्फ तीस्ता रिवर की नहीं है। आज बांग्लादेश इंडिया को गुड बाय कह रहा है और चाइना को गले लगा रहा है। चाइनीज कैपिटल बांग्लादेश में आ रहा है। इस साल 30 चाइनीज कंपनीज अचानक से बांग्लादेश में $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती हैं। भाई बांग्लादेश में इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं, सरकार स्टेबल नहीं है और $1 बिलियन फ्री फ्लो हो रहे हैं। चाइना लोन पे लोन दिए जा रहा है। $400 मिलियन का लोन मोंगला पोर्ट के लिए दिया गया है। चाइना ने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट्स को ओपन कर दिया है और वो भी 2028 तक, जिससे बांग्लादेश को इकोनॉमिक सपोर्ट मिले। यानी जैसे ही शेख हसीना गई, चाइना ने ये अश्योर किया कि बांग्लादेश में पैसा आए। चाइना इज वेरी वेरी स्मार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना इज वेरी वेरी फास्ट। जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है, चाइना इज रेडी टू मेक इट्स मूव। आज जरा ठीक से देखो तो बांग्लादेश का हाल ठीक उसी तरह है जैसे 1970 में था। एक, लोगों का डेमोक्रेटिक इलेक्शन से विश्वास उठ चुका है। 2, इंटरिम गवर्नमेंट है जिससे मॉब को संभाला नहीं जा रहा। और 3, माइनॉरिटीज पर वाइड स्प्रेड अट्रॉसिटीज हो रही हैं। अगर कोई डिफरेंट बात है तो फिर वो यही है कि पहले लैंग्वेज वाज द प्रॉब्लम। उर्दू और बंगाली स्पीकिंग लोगों में पहले लैंग्वेज वाज द बैरियर, और आज वही रिलीजन बन चुका है। बांग्लादेश के लीडर मेहदी हसन जैसे एंटी इंडिया क्रिटिक्स को भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये वायलेंस क्यों हो रहा है। Watch this video. You're saying there isn't any violence against Hindus? Yes, Even the New York Times reported recently about several episodes of vandalism, mob violence. First of all, these are fake news. One of the specialty of India right now is fake news. Okay. A barrage of fake news. यहाँ पहले तो यूनुस डिनाई करते हैं कि कोई भी वायलेंस है, कि वो सब एक झूठ है। फिर इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ऊपर से ये भी कह देते हैं कि अगर कोई वायलेंस होता है तो फिर जो विक्टिम है उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो एक हिंदू है इसलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसे बस यही कहना चाहिए कि वो एक बांग्लादेश का सिटीजन है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत। Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. वाह भाई वाह, इन्हें प्रोटेक्शन इसीलिए चाहिए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी की वजह से उन पर अटैक हो रहा है। और एज अ लीडर आपको ये कहना चाहिए कि आप बेफिक्र रहें, आप पर कोई अटैक नहीं होगा। उल्टा ये विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही की मिस्टेक है कि आप ये हिंदू हिंदू करते रहते हो, और इसी एटीट्यूड की वजह से ये होता है।
ये सब आज हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री है ही नहीं। बांग्लादेश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन हर साल गिरता ही जा रहा है, यानी वो सेम चीजें जो 1971 में थी आज भी हो रही हैं। और दुनिया पॉपकॉर्न लेकर इसे एंजॉय कर रही है, बस देखती जा रही है। हिंदू छोड़ के अगर कोई भी दूसरा रिलीजन होता तो शायद इसके बारे में और बहुत ज्यादा आउटक्राई पूरे दुनिया से देखने मिलता। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारी कोई एक कम्युनिटी नहीं है। हम सब इतने बिखरे हुए हैं कि हमें ऐसा ही लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बट अनलेस वी आर यूनाइटेड, यही सेम चीजें अलग अलग देशों में होती रह सकती है। अलग अलग देशों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। आज एक इंडियन कम्युनिटी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। अगर आज हम यूनाइटेड नहीं रहे तो फिर आगे जाकर ऐसे किस्से और बढ़ सकते हैं। एंड एट दैट टाइम you will have nobody to go to। आज बांग्लादेश में शेख हसीना के लीडर्स जो आवामी लीग में थे वो जेल में, और वो एक के बाद एक मिस्टीरियसली मर रहे हैं, which raises a lot of questions कि क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। बांग्लादेश में फ्री प्रेस का वही हाल है जो एक रोग स्टेट में होता है। 350 से ज्यादा जर्नलिस्ट कहते हैं कि उन्हें हैरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। 70 से ज्यादा केसेस ऑफ वायलेंस है और 160 से ज्यादा जर्नलिस्ट के लाइसेंसेस तक रिवोक हो चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश इज नॉट स्टेबल, लेकिन आज बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम है जिसका फायदा अमेरिका और चाइना दोनों देश लेना चाहते हैं। That's why the conflict is continuously going on and nobody cares। क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि बांग्लादेश की इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा एग्जैक्टली किसे होने वाला है, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना इंडिया के अगेंस्ट अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है। चाइना चाहता है कि वो इंडिया का सी एक्सेस कट ऑफ कर पाए, और इसके लिए बांग्लादेश काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बांग्लादेश के पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बांग्लादेश में पैसा डाला जा रहा है, बांग्लादेश को लोन पे लोन मिल रहा है, ताकि बांग्लादेश फाइनली एक डेट ट्रैप में अटक जाए और फिर बाद में इंडिया से और सेपरेट हो जाए और चाइना अपनी मनमानी कर पाए। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में भी चाइना को इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। अमेरिका और चाइना की डॉग फाइट में जीत किसी की भी हो, नुकसान इंडिया का ही होता है, क्योंकि एक नेबरिंग देश अनस्टेबल बनने पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बॉर्डर से इस साइड भी आते हैं, सेंटिमेंट्स भड़कते हैं और वायलेंस के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है? सोल्यूशन पर बात करते हैं। नंबर 1, ट्रेड रूट्स। आज भारत का एक मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ही रास्ता हमारे पास। इसी को भारत के एनिमीज चिकन्स नेक कहते हैं, क्योंकि एट द नैरोएस्ट स्ट्रेच ये एरिया सिर्फ 22 किलोमीटर का। आई एम फुल्ली कन्विंस कि अगर इसे प्रोटेक्ट करने की बात आए तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस काफी सक्षम हैं, लेकिन अ वाइज मैन वंस सेड, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट इवन फाइटिंग। मीनिंग ये है कि ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करो जिनसे हमारे वीकनेसेस ना रहे, जिससे वॉर की संभावना ही एलिमिनेट हो जाए। और इसीलिए हमें KMTTP पर फोकस करना होगा। KMTTP मतलब कलादन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कोलकाता को मिजोरम से जोड़ता है और सिलीगुड़ी और बांग्लादेश को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। यहाँ कोलकाता को म्यांमार के पोर्ट से जोड़ा जाएगा वाया सी रूट, फिर कलादन रिवर से बोट रूट यूज होगा और वहां से मिजोरम में गुड्स पहुंच सकते हैं। ये रूट 2027 तक ऑपरेशनल होगा, ऐसा कहते हैं। वॉर्स आर वन बाय लॉजिस्टिक्स। हम 1962 में चाइना से हारे बिकॉज वी वर नॉट रेडी। अगर वैसी ही सिचुएशन वापस आती है और अटैक नॉर्थ ईस्ट पर होता है और बांग्लादेश हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक कर देता है तो हमें दूसरे ऑप्शंस लगेंगे। सोल्यूशन नंबर 2, प्रेशर बनाओ। मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि जब भी वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग होती है तो बांग्लादेश का इशू रेज क्यों नहीं होता। आज हमें दुनिया का अटेंशन इस बात पर लाना ही होगा कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी कैसी लाई जा सकती है, क्योंकि फैक्ट यही है कि बांग्लादेश के तीनों साइड इंडिया है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी मतलब इंडिया में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस। इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में ये बातें हाईलाइट करनी ही होंगी कि बांग्लादेश से अभी भी $900 मिलियन के पेमेंट्स पेंडिंग है, ताकि हर साइड से बांग्लादेश पर प्रेशर बनाया जाए। आप ही सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त है जिसने आपसे उधार लिया हुआ है तो फिर ही शुड रिमेंबर दैट यू हैव डन अ फेवर, राइट? लेकिन बांग्लादेश तो वो दोस्त है जो आपका उधार भी नहीं चुकाता और ऊपर से उसके हर इंटरनल प्रॉब्लम के लिए आपको ही ब्लेम करता रहता। सोल्यूशन नंबर 3, बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत पाकिस्तान के साथ 3200 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ 3400 किलोमीटर की बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर की बॉर्डर। और इस बॉर्डर में टेरेन रफ है, हिल्स हैं, नदियां हैं।
इट इज अ टफ बॉर्डर टू मॉनिटर, लेकिन ये हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। इंडिया अगर बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसे सिक्योर नहीं करेगा तो कल को ग्रेटर बांग्लादेश के सपने को देखने वाले लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं, वो इसे अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश के टोटल बॉर्डर में से 3240 किलोमीटर पर फेंसिंग कंप्लीट हुई है, मतलब 850 से 860 किलोमीटर अभी भी वल्नरेबल है। 2025 के बजट में बॉर्डर सिक्योरिटी का बजट बढ़ाया गया। हमें आने वाले कुछ सालों में जीरो इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी पर फोकस करना ही होगा ताकि एक भी इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में न आ पाए। एंड इन द एंड आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, बांग्लादेश में हर पासिंग दिन इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट हेट बढ़ रही है। वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के स्टूडेंट लीडर्स हर कोई ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? आईपीएल में उनके प्लेयर्स को खेलने के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि शायद ये बांग्लादेशी प्लेयर्स पूरा आईपीएल सीजन भी न खेल पाए, क्योंकि उनकी अलग नेशनल कमिटमेंट्स भी हैं। यानी उनका क्रिकेट बोर्ड भी हमसे दूरी चाहता है और हम है कि उन्हें पैसे खिलाए जा रहे हैं। क्यों भाई? क्या आईपीएल की टीम्स ने कभी भी सॉफ्ट पावर के बारे में नहीं सुना? यहाँ क्वेश्चन बीसीसीआई से भी है और उन टीम्स से भी जो बांग्लादेशी प्लेयर्स को करोड़ों में खरीदते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई? वेयर इज योर लॉयल्टी? वेयर इज योर नेशनलिज्म? या फिर ये सवाल सिर्फ एक आम इंसान के लिए सीमित है? अगर आप बॉलीवुड से हैं या फिर क्रिकेट फ्रेटर्निटी से है तो आपको ये सवाल लागू ही नहीं होते, राइट? और ये कहना कि क्रिकेट को बीच में क्यों लाते हो, ये काफी गलत है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा से एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म रहा है साइलेंट और इफेक्टिव प्रोटेस्ट जताने का। क्या रशिया को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने दिया था? नहीं, राइट? क्या यूरोप सोचता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स सेपरेट है, उन्हें बीच में मिक्स नहीं करना चाहिए? नहीं, राइट? क्योंकि उनके पास गट्स हैं कि उनका पर्सपेक्टिव वो हक से दुनिया के सामने रख सकते हैं। एंड वी डोंट हैव द गट्स इवन व्हेन वी आर राइट। अगर हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिया ही बिलीव नहीं करता तो फिर बाकी दुनिया क्यों करे? आज बांग्लादेश अगर ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है तो हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे हम पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो फिर नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हम सब पर होता है, चाहे हम अवेयर हों या ना। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।